अच्छा, हमने डिस्कस करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो प्लैनेट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डिपेंड करती है दोनों के मासेस पे, और डिपेंड करती है उनके डिस्टेंस के, जो उनके बीच में डिस्टेंस होगा। असल में इसमें ना एक नेगेटिव साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस में भी हम देखेंगे कि नेगेटिव साइन यूज हो रहा है, तो वो नेगेटिव साइन भी समझना है हमने, और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो उसमें बेसिकली जो सिंबल्स इसके लिए यूज किए जाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वो यूपी सिंबल भी यूज करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए, और यू का सिंबल नॉर्मली एनर्जी के लिए होता है, इंटरनल एनर्जी। तो इसलिए यूपी सिंबल बेसिकली आपको इसके लिए देखने को मिलेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वरना नॉर्मली जी पी ई भी लिख रहे होते हैं हम कैलकुलेशन में। लेकिन अगर कहीं पर ये सिंबल लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें अगर हम एक स्फीयर कंसीडर करते सर हैं सबसे पहले। जी। जी जी। सर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है। बेसिकली आपके पास एनर्जी जो है वो सिर्फ हम स्पेसिफिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल में अब वो आप उसकी डायरेक्शन की बात करना चाह रहे हो या सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना चाह रहे हो, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो नॉर्मली हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास फोर्स ठीक ऑफ है सर। अट्रैक्शन है और वो पोटेंशियल एनर्जी में ही आती है, ठीक है। और वो जब किसी बॉडी पर अप्लाई होती है तो उसमें वो काइनेटिक फॉर्म में उससे कन्वर्ट करती है, तो वो आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। वैसे पोटेंशियल को हम डायरेक्ट नहीं ऑब्जर्व कर सकते, क्योंकि वो पोजीशन की वजह से आपको आइडेंटिफाई होती है, मोशन की वजह से नहीं, ठीक है। ठीक है सर। अब लेट सपोज आप एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हो, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के सामने हम दो पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट उसके क्लोज लेते हैं हम y, और एक पॉइंट हम थोड़ा सा दूर लेते हैं x, ठीक है। तो दो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आ गए। अब हम इन दोनों पॉइंट्स के बारे में अगर डिस्क्रिप्शन लिखें, तो पहले अगर हम पॉइंट y के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखें तो हम इसके बारे में ये लिख सकते हैं, मोर एनर्जी इज नीडेड बिकॉज फर्दर अवे फ्रॉम इंफिनिटी। अच्छा, अब इसमें आप देखो वाई पॉइंट जो है ना वो प्लेनेट के बहुत क्लोज है, और ये जो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है ना, इन्फिनिटी मतलब आप एक ऐसी लिमिट ले लो कि जो बहुत मतलब रेंज से ही बाहर है। तो जब आप रेंज से बाहर की कोई क्वांटिटी की बात करते हो तो उसे हम कहते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपके पास जो पॉइंट वाई है वो इन्फिनिटी से काफी दूर है और अर्थ के करीब है, ठीक है। तो जब अर्थ के करीब होगा तो बेसिकली उस पर ग्रेविटेशन जो फोर्स होगी अर्थ की वो ग्रेटर होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम एक चीज और भी लिख सकते हैं, जिस तरह भी हम अर्थ सरफेस सर पे ना। आप ये हम्म। सर आप ये वापस समझा देंगे इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट। देखो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट सपोज अगर आप अपनी क्लासरूम में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप मेजरमेंट कर रहे हो लेट सपोज, तो आपकी क्लास की एक बाउंड्री होगी, सही है। और अगर उसके बाहर कोई चीज मतलब आ जाए एक्सपेरिमेंट में, तो वो आपके लिए क्या होगा कि वो इन्फिनिटी होगा। फाइनाइट मतलब वो जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड जा रही है, जहां तक वो बॉडी को और ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, तो वो फाइनाइट पॉइंट है। और जब आप उससे बाहर चले गए
तो फिर हम उसे कहते हैं इनफाइनाइट पॉइंट। ठीक है, जो कि इसकी रेंज में नहीं है, जो आपकी रेंज से बाहर चला गया तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आप एक सिलेंडर में वाटर फिल करते हो तो जो उसकी लिमिट होगी 500 ml, 100 ml, 200 ml, तो वहां तक तो आप काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर उससे ज्यादा वाटर फिल किया तो क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि उसके आगे लेबलिंग ही नहीं है उसमें, आप उसकी लिमिट से बाहर चले गए। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो जब हम एक ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गए इनफाइनाइट पॉइंट पे, ठीक है, तो उसे हम इन्फिनिटी कह रहे हैं। सही है। ठीक है सर। जैसे आप अपनी अर्थ सरफेस से देखो और आप स्पेस में कंपेयर कर लो। अब स्पेस में वो पॉइंट कहाँ होगा, तो वो आपके लिए तो इनफाइनाइट है ना, क्योंकि आपको उस पॉइंट के बारे में आइडिया ही नहीं है कि वहाँ पे फील्ड है नहीं है कितनी नहीं है। ठीक है, तो जब फील्ड से बाहर का पॉइंट होता है ना, उसको हम इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी लिमिट खत्म हो गई और वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट भी नहीं कर रही है। ठीक है, और ठीक है दूसरी बात सर ये, जी। हाँ, जब आप अर्थ के क्लोज हो या किसी भी प्लेनेट के क्लोज हो तो आप पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्ट्रॉन्गर नियर प्लेनेट। तो जब आप प्लेनेट के क्लोज हो गए तो ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है आप पर, तो इसलिए आपको मोर एनर्जी ये रिक्वायर्ड होगी ताकि आप उसकी फील्ड से बाहर निकल सको। ठीक है, मतलब अगर आप उसकी फील्ड से बाहर जाना चाहते हो, उसके ऑपोजिट अगेंस्ट जाना चाहते हो, ठीक है, तो जब आप उस पॉइंट को मूव करना चाहोगे इन्फिनिटी की तरफ, तो जाहिर सी बात है जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हो, जिस तरह बॉल है, बॉल को आप जितना हाइट पर ले जाओ और जब आप वहां से ड्रॉप करोगे तो वो उतनी ज्यादा स्पीड से आके स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को। क्यों, क्योंकि उसमें उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। ठीक है, और जितने ऑब्जेक्ट क्लोज होता है प्लेनेट के या सरफेस के, तो उतनी उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग होती है। जिस तरह अगर हम अपनी एग्जांपल ले लें तो हम बिल्कुल सरफेस के साथ हैं, तो हम पे ग्रेविटेशनल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब आप ये समझ लो कि माउंटेन कितने मैसिव बॉडी होती है तो उसको भी ग्रेविटी ने होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर ग्रेविटी ना हो तो वो ऑब्जेक्ट्स भी आपके पास जो है वो बिल्कुल फ्लोट करने लगे। ठीक है, आप टेबल कबर्ड और इन सब की एग्जांपल लो तो ये ऑब्जेक्ट्स इतने हैवी आपको फील होते हैं क्योंकि इन पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड है, और वो बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है क्योंकि वो ग्रेविटी उसे पुल कर रही है। ठीक है, अगर वो आपको पता है कि ग्रेविटी जीरो, जिस तरह मून की एग्जांपल लेते हैं, तो फिर तो वो बहुत इजी हो जाए लिफ्ट करना, क्योंकि उनका वेट आपके पास बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। सही है, और यही पॉइंट जब आप कंसिडर करोगे एक्स पे, तो उसके लिए स्टेटमेंट हम अलग लिखेंगे, क्योंकि वो इन्फिनिटी के करीब है लेकिन वो प्लेनेट से दूर है। तो उसके लिए हम ये लिखेंगे कि अगर आप इस पॉइंट पे हो। सर, जी। सर जो वाई पर जो ग्रेविटेशन फोर्स की जो magnitude होगी, हम्म। वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है सर। तो इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू escape द planets gravitational field। ठीक है, या ग्रेविटेशनल पुल भी लिख सकते हो। तो बेसिकली एक्स पॉइंट जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर है, इसलिए उसे कम एनर्जी चाहिए इन्फिनिटी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, एंड रीच जी सर। इन्फिनिटी पॉइंट। और लेट सपोज अगर सिर्फ हम एक एग्जाम्पल के लिए वैल्यूज कंसिडर कर लें सिर्फ समझने के लिए, तो लेट सपोज y की वैल्यू अगर आप लिखोगे, तो हम y के लिए वैल्यू लिख रहे हैं माइनस
80,000 जूल्स, ठीक है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और उसकी एनर्जी कम होगी। सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए, ताकि आपको याद रहे कि हमने वैल्यूज लिखी थी, तो इससे आपको डायरेक्ट कंपैरिजन पता चल जाएगा कौन ग्रेटर है कौन लेस है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप दूर होगे प्लेनेट से उतनी एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और जितना आप करीब होगे उतनी वैल्यू आपके पास इंक्रीज होती जाएगी। और अगर आप इन्फिनिटी पे पहुंच गए तो वहां की वैल्यू क्या होगी आपकी? इंफिनिटी पे तो कोई फोर्स एक्ट नहीं होती ना। इन्फिनिटी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होगी, इसका मतलब है वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सही है। ठीक है, क्योंकि हाँ अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो उस पर कोई पोटेंशियल भी नहीं होगी, बिल्कुल। मतलब फिर कोई काइनेटिक भी नहीं होगी। बिल्कुल। तो फिर ठीक है। हाँ, तो वो हाँ इन्फिनिटी का ठीक मतलब है ही सर। ये है कि वहां पर आपकी रेंज खत्म हो गई, आपकी लिमिट खत्म हो गई। तो वहां तक आप अब मूव नहीं कर सकते, वहां तक आप जो है वो रीच नहीं कर पा रहे। तो ग्रेविटी वहां तक रीच नहीं कर पा रही, इसका मतलब है वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम माइनस माइनस साइन लिखते जा रहे हैं ना, अब इस माइनस साइन को डिस्कस कर लेते हैं। ये माइनस साइन हम क्यों लिख रहे हैं? ठीक है। माइनस साइन का मतलब ये है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में भी माइनस लिखा होता है, या कभी हम ग्राफ में से वैल्यू देखते हैं तो ग्राफ में माइनस नहीं मार्क किया होता। लेकिन ये चीज अंडरस्टूड है कि इसे माइनस में ही लिखना है। तो ये चीज जो है ना फिर मिस हो जाती है। तो माइनस साइन का कॉन्सेप्ट ये है, द माइनस साइन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिफ्लेक्ट्स दैट। बता सकते हो नेगेटिव साइन क्यों होगा? नहीं सर। So the minus sign of gravitational potential energy reflects that it has a deficiency of that amount of energy. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास जो वैल्यूज हम लिख रहे हैं ना, तो जितनी ज्यादा हम वैल्यू लिख रहे हैं माइनस के साथ, तो माइनस का मतलब है उतनी ज्यादा आपके पास डेफिशिएंसी है वहां पर। ठीक है। मतलब आप इन्फिनिटी पे थे जीरो, आप प्लेनेट की तरफ मूव करना शुरू करोगे। ठीक है, तो आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू है वो डेफिशिएंसी उसमें आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जीरो पे थे बिल्कुल इन्फिनिटी पे, और जैसे जैसे आप प्लेनेट के करीब जा रहे हो तो आपके पास जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती जा रही है, उसमें डेफिशिएंसी आती जाएगी। क्योंकि देखो जब आप बिल्कुल ग्राउंड सरफेस पर थे तो आप पर जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम एक्ट कर रही थी। ठीक है। और उसको अगर आप इन्फिनिटी की तरफ मूव करना चाह रहे हो तो आपको एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब वो एनर्जी उसे मिल नहीं रही, तो उसमें डेफिशिएंसी आ जाएगी उस वैल्यू की जितनी। ठीक है, क्योंकि आप इन्फिनिटी में मूव कर नहीं पा रहे हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको हेल्प कर नहीं रही है। तो बेसिकली ये जो -80 और -40 लिखा है, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर आप पॉइंट एक्स पर हो तो पॉइंट एक्स पे आपको कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर वो एनर्जी आपको मिल जाए तो आप इन्फिनिटी पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आप एस्केप कर जाओगे ग्रेविटेशनल फील्ड को। इसी तरह अगर आप वाई पर होते तो वाई पे आप प्लेनेट के क्लोज हो तो आपको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि आपके पास उस वक्त नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल आप पर ज्यादा है वहां पर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास माइनस साइन का। ठीक है। सर मुझे हम्म। पक्का समझ नहीं आया। माइनस साइन का। सर मतलब आप, जी हम्म। सर आप ये समझा सकते हैं कि डेफिशिएंसी से क्या मतलब है आपका। डेफिशिएंसी से मतलब ये है कि देखो आप अगर इन्फिनिटी पे थे,
ठीक है, हमारा मेन पर्पस ये है कि हम जो है वो इन्फिनिटी पर अगर बॉडी को रखते हैं तो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है। और जितना आप प्लेनेट के क्लोज होगे, जिस तरह हमने यहाँ पहले पॉइंट में लिखा कि जब हम प्लेनेट के क्लोज होते हैं, यानी अगर पॉइंट वाई की हम बात करें वो प्लेनेट के क्लोज है, ठीक है, तो आपको जो है वो एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है सरफेस से लेकर इन्फिनिटी की तक मूव करने के लिए। ठीक है। जैसे अगर आप अभी अर्थ सरफेस पे हो, यहाँ पर बॉल को थ्रो करो, ठीक है, तो आप कितनी एनर्जी लगाते हो और बॉल कितनी हाइट कवर करती है। ठीक है, एक नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन है। तो आप इतनी फोर्स लगाने के बाद भी बॉल को बहुत ज्यादा दूर थ्रो नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि आप उस रिक्वायर्ड वैल्यू तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल आपकी फोर्स से ज्यादा है। ठीक है, तो वो बॉल को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो अगर आप उसको चाहते हो कि वो इन्फिनिटी तक चला जाए, तो आपको बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। तो ये जो डेफिशिएंसी का मतलब यही है कि अगर आप उस पॉइंट से इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए एटलीस्ट इतनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है। तो वो माइनस का मतलब ये कि वो एनर्जी हमें मिल नहीं रही, क्योंकि हमें तो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, हम तो इस तरफ चले जाएंगे। ठीक है। और अगर हमें इन्फिनिटी पे जाना है तो हम उसके ऑपोजिट जा रहे हैं बेसिकली। ऑपोजिट जाने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वो एनर्जी हमारे पास है नहीं, तो इसलिए वो माइनस साइन में लिखा जाता है हमेशा। सही है। जी सर, अब थोड़ा बेहतर समझ आ गया। क्योंकि बस आप उसको ऐसे कंसिडर कर लो कि आपने बस ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव करना है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह रॉकेट की एग्जांपल है, कितना फ्यूल बर्न करते हैं, उसमें कितनी एनर्जी हम वहां पर जो है वो एक टाइम में कंज्यूम कर लेते हैं, उसे सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए। ठीक है। और अगर वो रॉकेट स्पेस में हो, या बिल्कुल समझ लो बाउंड्री पे है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के या फील्ड के, तो वहां पर उसको इतना ज्यादा एनर्जी की कंजम्पशन नहीं होगी, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल पुल वैसे ही कम हो चुका होगा, बहुत ऑलमोस्ट नियर टू जीरो होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। और जब ग्राउंड से जाते हैं तो आपको पता है कि एनर्जी कंजम्पशन कितनी हाई होती है उसकी। सही है। और आपके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेफिनेशन भी लिखी जाती है, वो हम ऐसे लिख सकते हैं। इट इज द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट from infinity to a point in gravitational field। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर आप खुद से फोर्स लगा कर लेकर आते हो उसे, ठीक है, अब इन्फिनिटी पे कोई फोर्स आपके पास नहीं है ग्रेविटी की, तो अगर आप इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को पुल करके लेकर आते हो ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा वहां पर। अभी तो हम बात कर रहे थे ना कि अर्थ से अगर हम दूर जा रहे हो, ठीक है, अगर हम उसके ऑपोजिट देखें कि अगर हम इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आए ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो उसके लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और जब फोर्स अप्लाई होगी तो डिस्टेंस कवर होगा। और फोर्स इंटू डिस्टेंस आपको पता है किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। ठीक है। और वैसे भी ये बेसिक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास जो एनर्जी होती है उसका भी ऐसा यूनिट जूल्स हम कंसिडर करते हैं, और जो आपका वर्क डन होता है वो भी आपके पास जूल्स रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों आपके पास कॉन्सेप्ट जो है वो सेम आइडिया को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। बस उस वर्क को करने के लिए जो आपको सोर्स चाहिए उसे हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, वो चाहे काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो। सही है। जी सर। और अगर आप इसका फॉर्मूला देखो, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला तो हमें इसका पता है, जो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, तो हम उसी के रेफरेंस से अगर इसका फॉर्मूला ड्राइव करें, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी आपके पास
यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी माइनस एफ एस के, ठीक है, माइनस साइन वही सेम सिचुएशन डेफिशिएंसी की वजह से, इज इक्वल्स टू, और एफ की वैल्यू हम कौन सी यूज करेंगे, न्यूटन्स लॉ वाली, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास फोर्स वो एम ए वाली नहीं है, अब हम ग्रेविटी में बात कर रहे हैं तो हम ग्रेविटेशनल लॉ वाली फोर्स यूज करेंगे। तो एफ की जगह पर हम लिखेंगे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर, और एस की जगह पर हम डिस्टेंस आर लिख लेंगे, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा आर, आर और आर आपके पास एक कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास वैल्यू बचेगी ठीक है, ये वैल्यू आ रही है आपके पास फिलहाल ग्रेविटेशन के लिए। सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, इसमें अब होता ही है बेसिकली कि अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहो, ठीक है, तो हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकली अगर इसे रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हमारे पास दो एक्सेस होंगे, और क्योंकि हम नेगेटिव में ले रहे हैं वैल्यूज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बार नेगेटिव वाई एक्सिस लेंगे, पॉजिटिव नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस बार वैल्यूज माइनस में है, प्लस में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आपका जो एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल तो सही है क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही बढ़ता है आपके पास, लेकिन जो पोटेंशियल है उसे हम ऑपोजिट लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में। सही है, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस के मीटर्स, और ये इक्वल हो जाएगा फोर्स के न्यूटन्स। ठीक हो गया। अब आपके पास जो दो पॉइंट्स अभी हमने मार्क किए थे, अगर हम वो दो पॉइंट्स दोबारा कंसिडर करें, लेट सपोज एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, तो कहाँ पर आपकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ज्यादा होगी, या फोर्स कहाँ पर ज्यादा हम शो करेंगे, वाई पर या एक्स पर? आप चाहो तो पुरानी डायग्राम से एक बार फिर रेफरेंस ले लो। सर ज्यादा वाली एक्स पे होगी ना? पक्की बात है? जी। देखो, क्योंकि अभी हमने लिखा था कि हमारे पास जो मोर एनर्जी नीडेड होगी, ठीक है, तो वो आपके पास कहाँ पर है, वाई पर, माइनस वो 80। वाई पर सर, तो ज्यादा बड़ी वैल्यू तो एक्स पर है ना? नहीं नहीं, एक्स पे तो देखो -40 है, और वाई पे आप -80 में चले गए, मतलब जितना ज्यादा माइनस में जाओगे, मतलब ये समझ लो आपके ऊपर लोन है एक तरह से, तो -40 लोन ज्यादा हो गया, या -80, मतलब आप नेगेटिव में जा रहे हो, ठीक है, मतलब रिकवरी हो नहीं रही है, और आप लोन ऐड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो आप माइनस में जा रहे हो, क्योंकि अब आप कुछ अच्छा, जमा तो भी आप कर। कहना चाह रहे हैं कि मुझे हाँ 40,000 देने, या या जी, 80,000 देने हैं, ऐसा हाँ कह रहे हैं आप? जी, तो ये जो माइनस है ना बेसिकली, ये आप लोगों से ले चुके हो, ठीक है, तो ये आपको अभी पे करने हैं, जब तक आप ये पे नहीं करोगे आप जीरो पर नहीं आओगे, और जीरो पे आओगे तो फिर आप आगे अपनी सेविंग कंटिन्यू करोगे, तो आप जितना माइनस में जा रहे हो बेसिकली, तो आप पर उतना लोन ऐड होता जा रहा है। तो अगर आप अपनी सेविंग करना चाह रहे होगे तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, वो जो माइनस में इतनी अमाउंट ले ली हमने, पहले वो पूरी करनी पड़ेगी, फिर हम अपना जीरो से दोबारा काउंटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको कॉन्सेप्ट समझ लो कि जितना आप माइनस में जा रहे हो, ठीक है, तो उतनी ज्यादा आपके पास जो है वो फोर्स नेगेटिव में जा रही है, ठीक है, मतलब उतनी ज्यादा डेफिशिएंसी आती जा रही है। सही है, क्योंकि ठीक है रीजन सर। वही है,
हाँ, रीजन वही सेम है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, फिर ऑपोजिट मूव करना उतना ज्यादा आपको मुश्किल होता जाएगा। तो यहाँ पर जब आप डाउनवर्ड की बात करोगे, तो अगर आप दो लाइंस मार्क करो यहाँ पे, तो लेट सपोज यहाँ पे वैल्यू कोई भी एक रैंडम हम कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पर वैल्यू उसके थोड़ा सा हाफ हो गई। तो बेसिकली आपकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन रही है, वो कुछ इस तरह की कर्व लाइन शो करेगी। सही है। ये कर्व लाइन आ गई। अच्छा, अब देखो इस कर्व लाइन से आपको पता क्या चल रहा है, कि y और x की वैल्यू को अगर आप इसका डिफरेंस फाइंड आउट करो तो आपको चेंज मिल जाएगा, कि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट में चेंज कितना आया। जैसे x पे आप कितने पे थे, -40 पे, लेट सपोज। y पे आप आए -80 पे, तो चेंज कितना आ गया, -40 का। ठीक है। तो बेसिकली ये जो जितना भी शेडेड एरिया होगा अंदर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। सर ये सर मैं जरा बात काट रहा हूँ आपकी, हम्म। लेकिन ये रेडियस जो जीरो होगा वो ठीक। प्लेनेट के सरफेस पे होगा जीरो। हाँ, क्योंकि हम वहां से स्टार्ट करेंगे ना जीरो से, तो वो हमारा बिल्कुल जीरो होगा। फिर सेंटर से आप जितना दूर अपना पॉइंट ले जाओ, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारी वैल्यूज भी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया था ना ग्रेविटेशन में, जब दो बॉडीज होती हैं ये, तो सेंटर से लेकर आपके पास जितना डिस्टेंस भी आप कंसिडर करोगे, वो आपका आर की वैल्यू होगी, और अगर बिल्कुल सेंटर में आ जाओ तो जीरो हो जाएगी। ठीक है। जी ठीक है सर। तो ये जो हमारे पास बाकी शेडेड रीजन होगा, ये आपको बताएगा कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। जी सर। तो बेसिकली अगर हम इस पूरे को देखें, तो अभी हमने y पे लिखा था -f, x पे लिखा था r। ठीक है, हमने यहाँ पे कहीं पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेंशन नहीं किया। तो अगर वो आपसे पूछे कि इस ग्राफ में से आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शो कैसे कराओगे, तो आप सिंपल ये लिख सकते हो कि ये जो एरिया है आपके पास शेडेड एरिया, ये प्रोडक्ट है एज शेडेड एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, और अभी हमने बात की थी कि वर्क डन क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप एफ और आर को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, वर्क डन। और अभी हमने डेफिनेशन में क्या लिखा, कि वर्क डन जो आप कर रहे हो इन्फिनिटी से लाने के लिए बॉडी को, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली ये जो एरिया शेडेड हुआ है आपके पास, ये शेडेड एरिया आपको क्या बताएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। ठीक है। जी सर। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। सही है। अच्छा, जी अब सर। इसमें एक क्वेश्चन और है। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले भी पढ़ते थे, मतलब हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ा, हम वहाँ पे mgh लगाते थे। यहाँ पर अगर हमने फॉर्मूला चेंज कर लिया, तो क्या रीजन हो सकता है mgh में और इस फॉर्मूला में, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि मतलब अब फॉर्मूला चेंज करने का। हाँ, क्योंकि हमारे पास हम पहले तो mgh करते आ रहे थे। याद है ना आपको, पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल लिखते थे हम, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² पोटेंशियल mgh। जी जी। तो इस बार हमने जो है वो फॉर्मूला चेंज कर लिया। हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को mgh भी लिख सकते थे, वही सेम, मतलब जितने एल्टीट्यूड पे वो ग्रेविटी की वैल्यू और मास। ठीक है। तो अब इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है, कि अगर मतलब कहीं पर आपसे रीजन पूछ ले कि मतलब ये mgh के आप इक्वेट क्यों नहीं करते। सर क्योंकि
वैल्यूज बड़ी होंगी मेरे ख्याल से। थोड़ा सा करीब करीब हो बेसिकली, बस इसमें फर्क इतना है कि जब आप एल्टीट्यूड पे डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे जाओगे तो वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। हम तो जब पुराने केसेस करते थे तो हम तो ग्रेविटी की लिमिट में रहते हुए करते थे, जहाँ पे वैल्यू 9.81 और 10 होती है। ठीक है। लेकिन जब आप इतने एक्सट्रीम इनफाइनाइट पॉइंट की तरफ जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी वैल्यू कांस्टेंट तो नहीं रहेगी। ठीक है। वो तो वेरी करेगी। तो इस वजह से जो है वो हम ये वाली वैल्यू यूज नहीं करते। ठीक है। तो हम इसके लिए ये लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। ये जो mgh वाली इक्वेशन है, ये सिर्फ वैलिड होगी if the gravitational field strength if the gravitational field strength is constant and object experience constant weight force। ठीक है। तो ये सिर्फ तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट होगी। ठीक है। और सेम वही रीजन कि जब आप बहुत दूर से डिस्टेंस कवर करते हुए आओगे तो जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज़ बेसिक सी लॉजिक सी बात है कि जब हम एक लिमिटेड रीजन में बात करते हैं तो वहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि मतलब ठीक है, मतलब 4-5 हज़ार की हाइट से अगर हम डिस्कस करते आए हैं अभी तक तो वहाँ पे कांस्टेंट होगी। ठीक है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बस कुछ मीटर्स पे ही आपके पास जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके बाद वो जीरो की तरफ चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है, बस रीजन यही याद रखना है आपने। क्योंकि जब आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब आप नॉर्मल अपने सराउंडिंग में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, लैब्स में कर रहे होते हो, तो उसमें लिमिटेड आपके पास रीजन होता है और वहां पर वैल्यू होती है 9.81 या 10 न्यूटन पर केजी। और जब आप उससे ऊपर हाइट, मैक्सिमम हाइट की बात करोगे या बहुत दूर डिस्टेंसेस की बात करोगे तो वहां पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेरी करेगी प्लेस टू प्लेस। ठीक है। ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल जी पोटेंशियल एनर्जी जी सर ठीक और, है। हाँ, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आपके पास यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी हमारे पास आया है Gmm/r। सही है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जी सर ठीक है। नो इशू।